नमस्कार दोस्तों, हमारे इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मुद्रा जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक जो हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक मुद्रास्फीति उत्पन्न किया है। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने देखा कि आखिर ये होती क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसके क्या क्या प्रकार हैं। तो दो तीन प्रकार अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि मांग जनित क्या होता है, लागत प्रेरित क्या होता है, संरचनात्मक क्या होता है। उसके आगे अब हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो अगला प्रकार है, हमारा अगला प्रकार है वह है रेंगती हुई अथवा सरकने वाली मुद्रास्फीति अथवा अल्प मुद्रास्फीति। इसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसीलिए जब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मैं अर्थव्यवस्था आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम क्या बोला था कि आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट के जो हेडिंग होते हैं उसका इंग्लिश पढ़े या ना पढ़ें कोई बात नहीं, हालांकि पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ें, मान लीजिए सपोज दैट नहीं पढ़ें, लेकिन आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक हेडिंग के इंग्लिश को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यूपीएससी है वह क्या करता है कि आपने मान लीजिए अल्प मुद्रास्फीति बुक में पढ़ा या फिर रेंगती हुई मुद्रास्फीति आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, लेकिन अब क्या है कि यूपीएससी क्या कर दी कि सरकने वाली मुद्रास्फीति पूछ ली। तो ये आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हमने अल्प मुद्रास्फीति पढ़ा था और रेंगती हुई मुद्रास्फीति पढ़ा था, लेकिन यूपीएससी क्या हुआ कि सरकने वाली मुद्रास्फीति पूछ ली। तो इसीलिए क्या होता है कि आप जब उसके इंग्लिश वर्जन को देखेंगे तो आप पाएंगे वहां पर क्रीपिंग लिखा रहेगा। जब आप क्रीपिंग लिखा रहेगा तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो हम अल्प मुद्रास्फीति पढ़े थे उसके बारे में ही पूछ रहा है, या जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति पढ़े थे उसके बारे में ही पूछ रहा है। इसीलिए जब मैं बोल रहा हूँ कि आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट के हेडिंग को के इंग्लिश को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है उसके हेडिंग को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर सरकने वाली मुद्रास्फीति क्या होती है। अगर जो मुद्रास्फीति दर है, इन्फ्लेशन रेट जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट अगर 0 से 3% के बीच में रहे तो इसको हम लोग सरकने वाली या फिर अल्प मुद्रास्फीति या फिर रेंगती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं, क्रीपिंग मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब यूपीएससी आपसे यह क्वेश्चन कर सकता है कि इस मुद्रास्फीति में जो किसी विकासशील देश के लिए यह मुद्रास्फीति कैसी होती है, यह कोई अच्छा सूचक होता है या बुरा सूचक होता है, इसमें जो मांग है वह कैसी होती है या फिर जो आपूर्ति है वह कैसी होती है। तो दोस्तों, यह किसी भी विकासशील देश के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक अच्छा सूचक होता है। अच्छा सूचक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो मुद्रास्फीति दर है वह 0 से 3% के बीच में है। मतलब जो मांग है वह मांग कायम है, वह मांग अभी तक जो मार्केट में वह मांग कायम है और एक नियंत्रण में है, मतलब नियंत्रण से ज़्यादा मांगे नहीं हो रही हैं। तो इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि यह जो मुद्रास्फीति वो होती है वह एक अच्छा सूचक होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। अब हम लोग दूसरे मुद्रास्फीति पर चलते हैं, तो बोलते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति, इसको हम लोग बोलते हैं वॉकिंग मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो इसका जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि अगर 3 से 10% के अंतर्गत यह जो इन्फ्लेशन रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट अगर 3 से 10% के अंतर्गत है तो इसे हम लोग चलती हुई मुद्रास्फीति या वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसमें फिर से वही क्वेश्चन कि आखिर यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि
अभी भी मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, नियंत्रण में है। मतलब जो मांग है अभी भी कायम है, आर्थिक समृद्धि अभी भी हो रही है। और यह मुद्रास्फीति क्या होती है, यह सारे विकासशील देशों में उपस्थित होती है। यह सारे आपको, ये जितना भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल आपको यूपीएससी अथवा स्टेट पीसीएस के किसी न किसी एग्जाम में आपको यह मिल ही जाएंगे या फिर यह पूछे भी जा सकते हैं। तो यह सारे विकासशील देशों में उपस्थित होते हैं, सारे विकासशील देश में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे कि भागती हुई मुद्रास्फीति अथवा उछलती हुई मुद्रास्फीति या उछाल मुद्रास्फीति या अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति, अगर हम लोग इनके इंग्लिश को देखें तो भागती हुई को हम लोग क्या बोलेंगे, रन अवे, रन अवे। उछलती हुई को हम लोग बोलेंगे होपिंग, होपिंग इन्फ्लेशन। उछाल को बोलेंगे हम लोग जंपिंग, जंपिंग इन्फ्लेशन। तो सॉरी, ये अति मुद्रास्फीति नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सरपट, सरपट मुद्रास्फीति। तो इन सबका यही एक जो इंग्लिश है उसको यही एक इंग्लिश होता है। तो अगर हम लोग आगे देखें कि आखिर भागती हुई, उछलती हुई, उछाल और सरपट मुद्रास्फीति क्या होती है, तो जैसा कि जो इन्फ्लेशन रेट होता है, अगर जो इन्फ्लेशन रेट है वह 10 से 30% के अंतर्गत हो, अगर जो इन्फ्लेशन रेट है वह 10 से 30% के अंतर्गत हो, तो क्या होता है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरा सूचक होता है। बुरा सूचक कैसे होता है कि यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है वह नियंत्रण के बाहर चली गई है, नियंत्रण के बाहर चली गई है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले मुद्रास्फीति पर। तो अगर मान लीजिए उसमें यह भी देखा जाए कि अगर वो नियंत्रण के बाहर चली जाए, अगर वह नियंत्रण के बाहर है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उपभोग और निवेश दोनों प्रभावित होगा, दोनों प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत देख लेते हैं कि जो रामदास थे, ये रामदास जो रामदास थे वह जब यह तीसरी जो 10 से 30% वाली मुद्रास्फीति है, उसके पहले क्या करते थे कि 500 रुपये वह पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ मतलब बचा लेते थे, बचा लेते थे। इस 500 रुपये पर मंथ में मतलब वो जब कमाते थे तो उस 500 रुपये पर मंथ को वह किसी बचा लेते थे। इस 500 रुपये पर मंथ में मान लीजिए वह सोना खरीद लेते थे या फिर कोई ज़मीन खरीद लेते थे। हालांकि मैं हमेशा बोल रहा हूं कि मैं आपको छोटा अमाउंट इसलिए करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ज़मीन खरीद लेते थे या कुछ भी ऐसा कर लेते थे जिसमें वह निवेश कर देते थे, ताकि बाद में उनको इसका फायदा मिले। लेकिन अब जो ये 10 से 30% की जो मुद्रास्फीति हो गई, जिसके कारण वह जितना कमा रहे हैं उसमें से अब केवल वह 50 रुपये ही बचा रहे हैं, 50 रुपये ही बचा रहे हैं। तो अब उस 50 रुपये में न वो सोना खरीद सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जो निवेश हुआ वह प्रभावित हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि इस प्रकार की मुद्रास्फीति में निवेश प्रभावित होता है।
अब उपभोग भी कैसे प्रभावित होता है, मान लीजिए ये कि वह जो पैसे कमा रहे हैं उस पैसे में मान लीजिए मुद्रास्फीति बढ़ने के पहले वह जो मंथली मान लीजिए अगर वो 5,000 रुपये कमा रहे हैं, 5,000 रुपये कमा रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, वह घर का खर्च, पढ़ाई लिखाई बच्चों का, अपने वाइफ का खर्च वगैरह वगैरह वो सब करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि घर का खर्च वो पहले 500 रुपये पर मंथ पर चला लेते थे, लेकिन वही तेल मान लीजिए वो तेल जैसे पहले वो 90 रुपये पर लीटर खरीदते थे, लेकिन वह तेल अब क्या हो गया कि 190 रुपये पर लीटर हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पहले वो 90 रुपये खरीदते थे जिसके कारण उनके पास 410 रुपये बचता था, लेकिन अब वह तेल 190 के रुपये खरीद रहे हैं जिसके कारण उनके पास मात्र 310 रुपये बच रहा है। तो अब 310 रुपये तो मात्र ये घर के खर्च के कारण हो रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी देख रहे हैं कि उनका जो खर्च है वह बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या होगा, वह घर का खर्च उसको कम करने की कोशिश करेंगे, हालांकि पढ़ाई लिखाई में तो वो कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन घर के खर्च को कम करने की कोशिश करेंगे और जो अदर चीजें हैं जो खरीदते हैं उसमें वो कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे अब क्या होगा कि उनका उपभोग प्रभावित हुआ है, उनका उपभोग प्रभावित हुआ। तो इसी को बोलते हैं कि जब यह तीसरी प्रकार की जो दर के आधार पर जो हम लोग तीसरा देखे थे 10 से 30% हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो उपभोक्ता का उपभोग तथा निवेश दोनों ही प्रभावित हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं चौथे मुद्रास्फीति पर, उसको हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं अति मुद्रास्फीति या चरम मुद्रास्फीति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन रेट, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर इन्फ्लेशन रेट मुद्रास्फीति दर अगर 30% से ज़्यादा हो जाए, अगर इन्फ्लेशन रेट मुद्रास्फीति दर 30% से ज़्यादा हो जाए, तो अब क्या होता है कि यह जो मुद्रास्फीति होती है, यह मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रण से बाहर चली जाती है, नियंत्रण से बाहर चली जाती है। यह मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रण से बाहर चली जाती है। यहाँ अब उपभोग तथा निवेश का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता। उपभोग तथा निवेश का कोई ज्यादा गुंजाइश ही नहीं बचता है, गुंजाइश ही नहीं बचता है। अब इसका एक एग्जाम्पल अब आपको हम बताते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि जर्मनी का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसकी जो मुद्रा है उसको हम लोग डाइचमार्क बोलते हैं। की मुद्रा का नाम है डाइचमार्क। यह हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था, जब खत्म हुआ था तो आप देखेंगे कि 1921 में और 1923 में इन दोनों के बीच जो जर्मनी में मुद्रास्फीति दर थी, जो इन्फ्लेशन रेट था, जो जर्मनी की जो मुद्रा डाइचमार्क है, उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि 36 अरब गुना ज्यादा मुद्रास्फीति थी। यह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी में हुआ था। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दूसरा वेनेजुएला 2019। यहाँ पर जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रेट था 2019 में, वह 5.9%
मतलब इतना ज़्यादा था। तीसरा, जिम्बाब्वे का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिम्बाब्वे, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह भी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक एक एग्जाम्पल हो गया। अब आप एक चीज़ समझेंगे कि यह जो मुद्रास्फीति होती है, इसमें क्या होता है कि यह बहुत ही कम समय के अंतर्गत, मतलब वो एक रात भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, यह अरबों खरबों परसेंट ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक महीने पहले जो इन्फ्लेशन रेट था, मान लीजिए अगर 10 से 30% के बीच में था, तो एक महीने बाद वो अरबों खरबों परसेंट ज़्यादा हो सकती है। ये एक ऐसी मुद्रास्फीति है जो किसी भी जो अर्थव्यवस्था होता है, वह एक असफल अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे यह बोला जाता है जो अर्थव्यवस्था है वह पूर्णतः खत्म हो चुकी है, मतलब जो नियंत्रण है वह पूर्णतः समाप्त हो चुका है। ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे केस में क्या होता है कि अगर खाना बनाने के लिए, अगर मान लीजिए खाना बनाने के लिए हम ईंधन का यूज करते हैं, ईंधन का यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए हम ईंधन का यूज करते हैं, लेकिन अगर यह मुद्रास्फीति किसी देश में आ गई, अगर यह मुद्रास्फीति किसी भी देश में आ गई, तो क्या होगा कि हमें ईंधन खरीदने के लिए हमें ट्रकों में पैसे भरकर ले जाना पड़ेगा। हमें ईंधन खरीदने के लिए ट्रकों में पैसे भरकर ले जाना पड़ेगा। तो अगर हम ईंधन की जगह पर, अगर हम ईंधन की जगह पर पैसे का ही यूज करें, पैसे का ही प्रयोग करें, मतलब अगर हम ईंधन की जगह पर जो पैसे हमारे पास हैं उसको ही जलाकर अगर हम खाना बनाएं, तो भी जितना हम ट्रकों में पैसे दे रहे हैं, यह पैसे हमारे बचते हैं। मतलब आप यह समझ सकते हैं कि कितना जो इन्फ्लेशन रेट है वो जब बढ़ जाती है तो कोई अर्थव्यवस्था है कैसे चरमरा जाती है बिल्कुल। मतलब जो अर्थव्यवस्था के जो पैसे का जो क्रय मूल्य होता है, क्रय क्षमता होता है, वह बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। एक ईंधन के लिए हमें ट्रकों में पैसे भर कर ले जाना पड़ रहा है, अगर वही पैसे हम जला कर यूज करें तो भी जितना हम ट्रकों में पैसे भर कर ले जा रहे हैं वह पैसे हमारा बच जाता है, मतलब थोड़ी सी उसमें तो बचती ही। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यह किसी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यहाँ पर उपभोग और निवेश की कोई बात ही, कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। ऐसे में क्या होता है कि लोग ऐसे में क्या होता है कि लोग जो लोकल मुद्रा होती है, जो घरेलू मुद्रा होती है, घरेलू मुद्रा, इस पर से अपना विश्वास खत्म कर देते हैं, इस पर से अपना विश्वास खत्म कर देते हैं। लोग अब किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को खरीदने के लिए खरीदने के लिए जैसे पहले नहीं होता था कि हम कोई चीज खरीदते हैं तो कोई चीज हम बदले में देते थे, तो वही चीज अब यूज कर देते हैं। मतलब जो घरेलू मुद्रा पर से जो विश्वास होता है वो पूरी तरीके से उठ जाता है। मान लीजिए जैसे हमें चावल लेना होगा, तो चावल लेने के लिए हम बदले में गेहूं देंगे या फिर कोई दूसरा चीज देंगे जिससे हमें चावल मिले और हम उसे गेहूं दें। मतलब उसको अगर गेहूं की जरूरत हो और उससे हम अगर चावल लें तो उसको हम गेहूं दे दें। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो घरेलू मुद्रा है इस पर विश्वास उठ जाती है, इसको हम लोग इसका कोई वैल्यू ही नहीं करता है। यह फिर जो विनिमय दर होता है, जो विनिमय हम लोग करते हैं, वह एक दूसरे प्रारूप में हम लोग विनिमय करना स्टार्ट कर देते हैं। यही जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में हुआ था। तो इस तरह हम लोग देखें। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले मुद्रास्फीति पर। तो यही सब कारण है जिसके कारण यह स्थगनजन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। लागत प्रेरित संरचनात्मक क्या होता है ये आप लोग देखे होंगे, लागत भी हम आपको पढ़ाए थे। बेरोजगारी की दर कि आखिर कैसे मुद्रास्फीति कि बेरोजगारी की दर अगर ज़्यादा हो तो कैसे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, अगर बेरोजगारी की दर कम हो तो कैसे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग एक बाय एक डिस्कस कर चुके हैं। तो यही सब होता है। और आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि यह मूलतः उच्च वृद्धि
उच्च वृद्धि तथा उच्च मुद्रास्फीति का एक समुच्चय होता है, समुच्चय होता है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो स्टैगफ्लेशन होता है वह मूलतः उच्च वृद्धि तथा उच्च मुद्रास्फीति का एक समुच्चय होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मुद्रास्फीति पर। वह क्या होता है? संस्फीति। संस्फीति अथवा पुनर्स्फीति अथवा प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति, इनका हिंदी होता है री इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या होता है। इसको हम लोग समझने के लिए देख लेते हैं। यह एक ऐसी मुद्रास्फीति है जो सरकार द्वारा जबरन लाई जाती है। सरकार द्वारा जबरन लाई जाती है। जबरन लाई जाती है। इसमें सरकार द्वारा क्या क्या करता है? सरकार क्या करता है? जो बेरोजगारी की दर है, बेरोजगारी की दर को कम करता है, मतलब रोजगार प्रदान करता है। दूसरा क्या है कि जो ऋण होता है उसमें जो, जैसे पहले लोन लेते थे, अदर मुद्रास्फीति में हम लोग देखें कि लोन लेते थे, उसमें ज्यादा ऋण पर क्या प्रॉब्लम होता था, कम ऋण पर क्या प्रॉब्लम होता था। तो ऐसे केस में क्या होगा? यहाँ पर जो ऋण बैंक देगा वह कम ब्याज दर पर ऋण देगा, कम ब्याज दर पर ऋण देगा। यह सब क्या होता है? यह जबरन लाई जाती है। क्यों जबरन लाई जाती है? उसका भी कारण होता है। तो उसके कारण हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर मांग लगभग स्थिर हो जाती है। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सब कुछ, अगर कोई सबसे बड़ा मेन टूल रहता है तो वो मांग ही होता है। मांग ही किसी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता होता है। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में मांग लगभग स्थिर हो जाए या खत्म हो जाए। अब मांग क्यों खत्म होगी? जैसा कि हम हमेशा बताएं कि अगर मान लीजिए बेरोजगारी की दर, अगर बेरोजगार ज्यादा बढ़ जाए, कोई देश की अर्थव्यवस्था बूढ़ी अर्थव्यवस्था हो जाए, या आय में जो वृद्धि है वो कम हो जाए, या फिर मुद्रास्फीति ज्यादा बढ़ जाए, जिससे उपभोग तथा निवेश दोनों प्रभावित हो, ऐसे केस में क्या होगा? मांग में बढ़ोतरी के लिए क्या करेगी सरकार कि जो आरबीआई है वो बैंकों से क्या कहेगा? बैंकों से कहेगा कि अब कम ब्याज दर पर आप ऋण प्रदान करिए। मान लीजिए जैसे रामदास हो गए, रामदास क्या करते थे? रामदास को पहले ऋण नहीं मिलता था, मतलब रामदास जैसे 100 रुपये का ऋण लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो बैंक ज्यादा ब्याज दर पर ऋण देता था, मान लीजिए 120 रुपये के ब्याज दर पर ऋण देता था। लेकिन अब अर्थव्यवस्था को हमें चलाना है, हमें मांग पुनः जीवित करनी है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो आरबीआई है वह बैंकों से बोलेगी कि आप कम ब्याज दर पर ऋण दीजिए। तो रामदास पहले 120 रुपया देने के चक्कर में ऋण नहीं लेते थे, लेकिन जब 100 रुपया के चक्कर में 105 रुपया उनको देना हुआ, तो रामदास क्या किए कि ये ऋण ले लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बस रामदास ही लिए हैं, पूरा देश ले रहा है। तो अब क्या होगा? 105 रुपये लिए ऋण। अब ये जो मुद्रा है, ये जो तरलता मुद्रा है, ये अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो गई, क्योंकि जब रामदास लिए हैं ऋण
तो किसी न किसी यूज के लिए ही लिए होंगे। अब जब किसी न किसी यूज के लिए लिए होंगे तो मतलब वो किसी न किसी मांग के लिए ही लिए होंगे या फिर किसी व्यापार के लिए लिए होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, यह 105 रुपया मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो गई, जिससे कारण क्या हुआ कि जो रामदास पहले ऋण नहीं ले पाते थे वह अब ऋण ले लिए और उनकी जो मांग थी वह बाजार में निकल चुकी है। मतलब 105 रुपये का उनको ऋण मिला, उनकी मांग एक कार की, एक फ्रिज की निकल चुकी है। इसी तरह ये रामदास केवल अकेले तो नहीं है, पूरे देश में जब ऋण सस्ता हो जाता है तो पूरे देश में सब लोग ऋण लेते हैं, जिसके कारण वह मांग फिर से उत्पन्न हो जाती है। तो यही बोला गया है कि यह जो नीचे हुई थी मांग घटने के कारण, ये जो मुद्रास्फीति नीचे हुई थी, अब सरकार ने क्या किया कि सरकार ने अपने टैक्स जो वो टैक्स लेती थी उसमें भी कमी उत्पन्न कर दी। आप देखे होंगे जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए का आपको एक पैकेज दिया गया था। पैकेज में क्या क्या बोला गया था, आपको टैक्स वगैरह में बहुत सारी छूटें दी गई थी, जिससे जो मांग है वो मांग फिर से बढ़े, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था फिर से एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाए। तो यह भी एक इसका बहुत बड़ा कारण था। तो टैक्स में कमी करेगी। अब आरबीआई क्या करे, बैंकों को बोलेगी कि आप कम ब्याज दर पर ऋण दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ऋण प्राप्त कर सकें और वह ऋण अर्थव्यवस्था में एक मुद्रा के रूप में आए, ताकि जो मांग है वो मांग बढ़े। तो अब कैसे में क्या होगा कि यहां से यह जो जैसे जैसे सरकार और आरबीआई राहत देगी वैसे वैसे जो मुद्रास्फीति है वह निरंतर बढ़ता रहेगा। तो इसी को ही हम लोग पुनर्स्फीति बोलते हैं और यह सरकार या आरबीआई द्वारा जबरन लाई जाती है। चलिए अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। गत्यावरोध अथवा मार्गावरोध, इसको हम लोग इंग्लिश में बॉटल नेक बोलते हैं। बॉटल नेक इन्फ्लेशन। अब यह क्या होता है इसके बारे में कि मान लीजिए कोई एक मार्केट है जहां पर आप सब्जी लेने जाते हैं, शाम को सब्जी लेने जाते हैं। मान लीजिए उस मार्केट में 10 केजी टमाटर का मांग हो रहा है, पर डे हो रहा है। लेकिन ऐसा समय आ जाता है कि 10 केजी टोमेटो का मांग तो हो रहा है, लेकिन जो सब्जी मार्केट है वहां पर केवल 2 केजी टमाटर बिक पा रहा है। मतलब जो आपूर्ति है वो कम हो गई। 10 केजी की मांग हो रही है, केवल मार्केट में 2 केजी टमाटर ही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो आपूर्ति है वो मान लीजिए अचानक से कम हो जाए और मांग अपने पुराने स्तर पर बना रहे। मतलब 10 केजी मांग अभी भी बना है, लेकिन आपूर्ति पहले 10 केजी की हो जाती थी, लेकिन अब 2 केजी की ही हो रही है। 8 केजी अचानक से कम हो गई। तो इसी को बोलते हैं गत्यावरोध या मार्गावरोध मुद्रास्फीति। और इसके पीछे जो कारण होता है वह कारण होता है संरचनात्मक। जैसा कि हमने आपको समझाया कि आखिर संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके तहत हमने आपको समझाया जमाखोरी हो गया, कालाबाजारी हो गया और व्यवसायी सामूहिकरण हो गया था। और उसके बाद जमाखोरी, कालाबाजारी, व्यवसायी समूहीकरण इत्यादि ऐसे ऐसे थे जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति में हमने आपको पढ़ाया था। जो फर्स्ट वीडियो आपको बनाए थे उसमें आपको पढ़ाए थे, तो आप वहां पर जाकर संरचनात्मक मुद्रास्फीति पढ़ सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं गत्यावरोध या मार्गावरोध मुद्रास्फीति क्या होती है कि जो आपूर्ति होती है, अगर वो आपूर्ति अचानक से कम हो जाए तो उसे ही हम लोग गत्यावरोध या मार्गावरोध मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब अगर अपने नेक्स्ट पर चलते हैं, इन्फ्लेशन टैक्स या मुद्रास्फीति कर। तो यह कोई कर नहीं है। पहली बात आपको हम समझा दें कि यह कोई कर नहीं है जिसे सरकार लेती है, जिसे
सरकार लेती है। सरकार आपसे प्रत्येक चीज पर किसी न किसी प्रकार की कर लेती है, जैसे जीएसटी हो गया। आप जब कुछ भी खरीदते हैं तो आप उसमें जीएसटी अदा करते हैं, या आपकी जो आय होती है एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो भी आप कर देते हैं। लेकिन मुद्रास्फीति कर कोई कर नहीं होती है जिससे सरकार लेती है। यह क्या होती है कि अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कर क्या है। कर कर में अगर हम लोग 5 रुपये दे रहे हैं तो 5 रुपये हम लोग सरकार को दे रहे हैं, मतलब जो हमारे आय है उसमें 5 रुपये की कमी हुई। तो उसी प्रकार इसमें बोला गया है कि जो उपभोक्ता होता है, जिसमें हम और आप हो गए, अगर वो जमा कहीं पर किसी बैंक में मान लीजिए वो 100 रुपये जमा किया हुआ है और वह जब उसका ब्याज के साथ उसको 105 रुपये मिलना होता है, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण मान लीजिए उसको 105 रुपये तो अभी भी मिल रहा है जब मुद्रास्फीति नहीं थी या नियंत्रण में थी। लेकिन मान लीजिए मुद्रास्फीति बढ़ा जिसके कारण उसको 105 रुपये तो मिल रहा है, लेकिन यह जो 105 रुपये जो पहले 105 रुपये था वो क्या करता था, इसमें वह मान लीजिए एक फ्रिज खरीद लेता था, एक फ्रिज का खरीद लेता था, एक कपड़ा खरीद लेता था पहले के 105 रुपये में। लेकिन अब जो उसको मिला है, मान लीजिए अब कोई जब जमा करता है कोई पैसा तो वो 5 साल 10 साल या 1 साल या 2 साल के लिए जमा करता है। तो अब 105 रुपये उसको जो मिला है उसमें क्या कर पा रहा है, वो केवल एक फ्रिज खरीद पा रहा है, एक कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है, एक कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है। तो जब मुद्रास्फीति के कारण उसको जो उपभोक्ता है उसको जो ये घाटा हुआ है, यह जो घाटा हुआ है इसे यही कर होता है। यही मतलब यह एक ऐसा कर है जो उपभोक्ता मुद्रास्फीति के कारण अदा करता है। मतलब उसको 105 रुपये तो मिल रहा है, लेकिन पहले एक फ्रिज एक कपड़ा खरीद लेता था, लेकिन अब मुद्रास्फीति बढ़ जाने के कारण वह एक फ्रिज ही केवल खरीद पा रहा है, एक कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है। तो उसको एक घाटा हुआ, वह एक कर के रूप में हुआ। जैसे हम लोग 5 रुपये जब सरकार को देते हैं तो वह हमारे आय में एक घाटा ही होता है। तो उसी को बोलते हैं कि मुद्रास्फीति कर क्या होता है। यह कोई कर नहीं होता है, लेकिन यह एक ऐसा कर है जिसे हमें अदा करना पड़ता है मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण। जो जमा राशि होती है हमारे, जो पैसे के 105 रुपये हम जैसे एक फ्रिज एक कपड़ा खरीद लेते थे, लेकिन अब क्या है कि हम 105 रुपये में केवल एक फ्रिज खरीद पा रहे हैं। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो मुद्रा की क्रय क्षमता होती है वह खत्म या कम हो गई है। अब हम लोग अगला अपना देखते हैं, जो हमारा अगला है। तो हमारा अगला जो है वह है मुद्रास्फीति कुंडली। मुद्रास्फीति कुंडली अथवा मजदूरी या वेतन मूल्य सर्पिल या मुद्रास्फीति सर्पिल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल अथवा वेज प्राइस स्पाइरल। अगर इसका हम लोग डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। वेतन, आय तथा मूल्य अथवा मुद्रास्फीति के बीच एक चक्रीय संबंध होता है। तो मुद्रास्फीति कुंडली किसे बोलते हैं? वेतन, आय तथा मूल्य अथवा मुद्रास्फीति के बीच एक चक्रीय संबंध होता है जिसे हम लोग मजदूरी वेतन मूल्य सर्पिल या मुद्रास्फीति सर्पिल बोलते हैं। अब यह कैसे होता है उसको देखा जाए कि आखिर यह कैसे होता है।
तो मान लीजिए अगर आपका वेतन आय बढ़ा, अगर आपका वेतन तथा आय बढ़ा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी मांग बढ़ेगी। आप पहले 5 रुपये कमाते थे लेकिन अब आप 10 रुपये कमाने लगे हैं, तो अब क्या होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो नई चीज़ें खरीदने की इच्छाएं होती थी, वो उसकी अब मांग आप करेंगे। जब मांग करेंगे, मान लीजिए आपूर्ति ना हो तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, अगर आपूर्ति हो तो मुद्रास्फीति नहीं उत्पन्न होगी। अगर मान लीजिए आपूर्ति नहीं है तो ऐसे में क्या होगा कि मूल्य बढ़ेगा। आपकी मांग है 10 कार की और आपूर्ति है 8 कार की, लेकिन 2 कार की आपूर्ति नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मूल्य बढ़ेगा। अब जब मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। अब क्या होगा कि मुद्रास्फीति जब उत्पन्न होगी तो अब वेतन और आय के कारण मांग बढ़ी, जब बढ़ने के कारण मांग बढ़ी, फिर मांग बढ़ने के कारण मूल्य बढ़ा, मूल्य बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी। तो अब इस मुद्रास्फीति को हमें, मतलब जो वेतन और आय बढ़ा था, अब इस मुद्रास्फीति को हमें कंप्रोमाइज करने के लिए सरकारें क्या करेंगी। सरकारें, जैसे आप लोग देखे होंगे, वेतन भत्ता जो सरकारें बोलती हैं वो क्या होता है, मुद्रास्फीति के दर के साथ ही दिया जाता है कि आखिर किस दर पर मुद्रास्फीति है उस दर पर वेतन भत्ता दिया जाता है। तो अब क्या करेंगे, सरकारें वेतन भत्ता बढ़ा देंगी, वेतन भत्ता देना बढ़ा देंगे। अब जब वेतन भत्ता देना बढ़ा देंगी तो अब फिर यहां से आप देखते हैं कि वेतन आय बढ़ा, वेतन आय बढ़ा। अब वेतन आय तो यहां से बढ़ा, तो फिर अब आप देखिए कि वेतन आय बढ़ा, फिर यहां से मांग बढ़ने लगी, फिर मांग बढ़ेगी, फिर मूल्य बढ़ेगा, फिर मुद्रास्फीति बढ़ेगी, फिर वेतन भत्ता बढ़ेगा। मतलब अब आप देख सकते हैं कि यह एक जो चक्री संबंध है, यह चक्री संबंध लगातार कंटिन्यू बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मुद्रास्फीति सर्पिल बोलते हैं। अब अपने हम लोग नेक्स्ट मुद्रास्फीति पर चलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। इसको हम लोग बोलते हैं मर्म मुद्रास्फीति। अब जैसे एक बाजार हो गया, बाजार हो गया, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, जिसका मूल्य तेजी से नहीं बढ़ता हो, और दूसरा, जिसका मूल्य तेजी से बढ़ता हो। हम लोग जब मुद्रास्फीति की गणना करेंगे तो उस समय अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी हम आपको केवल एक छोटा सा इसमें पॉइंट दे रहे हैं, जिसका मूल्य तेजी से न बढ़ता हो और जिसका मूल्य तेजी से बढ़ता हो। तो ये जो तेजी से जिसका मूल्य बढ़ता है, इसको हटा देते हैं, जब जिसका मूल्य तेजी से न बढ़ता हो, इसके कंपेयर में ही जब किसी मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, तब उसे हम लोग मर्म मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसको सबसे पहले यूज किया गया था 2001 में, भारत सरकार द्वारा इसको सबसे पहले यूज किया गया था। फिर क्या हुआ था कि 2016 में एक नई व्यवस्था यूज की गई, जिसे हम लोग मर्म मुद्रास्फीति बोलते हैं, मतलब कोर मुद्रास्फीति। वह 2001 में मर्म मुद्रास्फीति हुई थी, लेकिन 2016 में मर्म मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। उसके अंतर्गत भी यही होता है, जिसका मूल्य तेजी से बढ़ता है उसको हटा दिया जाता है, जिसका मूल्य तेजी से नहीं बढ़ता है, मात्र उसके कंपेयर में अगर किसी मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, तब उसे हम मर्म मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने अभी तक जितने भी मुद्रास्फीति के प्रकार थे उसको एक बाय एक समझा।
अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो मुद्रास्फीति की गणना है आखिर वह कैसे की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।